Morning class 10th again. Hope you have gone through the video of the participation of Dalits in the national movement. Today itself I am starting my unit 4, that is a sense of collective belonging. Clear? देखो बेटा, कहना बहुत आसान होता है कि नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था. नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद. That people were connecting, people were coming together, they all were uniting. But how you can unite with people? What is the basic reason for their unification? दूसरी चीज, नेशनलिज्म फैल तभी सकता है जब लोग खुद ये समझने लगते हैं कि वो एक देश को बिलोंग करते हैं. जब तक लोग नहीं समझते कि वो सेम देश को बिलोंग करते हैं, तब तक कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल, कोई भी नेशनलिज्म की भावना आपको आजादी नहीं दिला सकती. जब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान में हाउ इट एमर्जेस, तो हमारे सामने 4 चीजें सामने आती हैं. आपके इस यूनिट में से क्वेश्चन ऑल टुगेदर भी आ सकता है, अलग अलग करके भी आ सकता है. सबसे पहला हमारा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इमेज ऑफ भारत माता. भारत माता की क्या इमेज है? ये हमारे देश को सिंबलाइज करती है. जब हम इसको जोड़ने लग जाते हैं एक फिगर के साथ और एक देश के साथ, भारत माता की इमेज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नजर आती है इन अ हायम. हायम का मतलब होता है श्लोक. इन अ हायम, जिसे आप अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में जानते हैं. यस, यू नोन इट एज वंदे मातरम. वंदे मातरम श्लोक या हायम बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं इन्हें, चट्टोपाध्याय ने लिखी थी अपने नॉवल आनंद मठ में. ये है आनंद मठ. आनंद ठ से ठठेरा वाला आनंद मठ में ये नॉवल लिखा गया था 1817 में, जहां श्रद्धांजलि दी गई थी, होमेज दिया गया था मातृभूमि पर. मात्र, माता. फाइन. सो भारत माता यहां से शुरू हुआ. इस हायम को बहुत ज्यादा गाया गया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, जो 1905 में शुरू हुई. जब स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, अभी इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, आप यहाँ गलती नहीं करेंगे, आप रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं लिखेंगे. रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली इमेज भारत माता की पोर्ट्रे की, जो कि 4 चीजों को अंडरलाइन करती थी. पहली, ये एशियाटिक फिगर थी. एशियाटिक का मतलब होता है संत की भूमिका में थी. ये एशियाटिक फिगर थी, संत की भूमिका में थी. ये काम, शांत थी, अपने आप में संपूर्ण थी, कंपोज थी. ये डिवाइन थी, इसको देखकर आध्यात्मिकता का एहसास होता था, और ये स्पिरिचुअल थी. आपकी बुक में ये पेंटिंग इस तरीके से दी गई है. ठीक है, आप इसको देख सकते हैं. दिस इज भारत माता पिक्चर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. तो इस प्रिंट को वाइडली सर्कुलेट किया जाने लगा और जगह जगह पहुंचाया जाने लगा, और लोगों ने अपने आप को कनेक्ट कर लिया विद इंडियन एज अ नेशन. दूसरा जो रोल प्ले किया वो किया फोक सॉन्ग्स एंड फोक लोर्स में. फोक सॉन्ग्स का मतलब होता है लोक गीत. ठीक है, या आपकी लोकल कहानियां जो होती हैं, लोक कहानियां. ठीक है, आपने चंदा मामा दूर के, दिस इज अ फोक लोर, सुनी है ना. ऐसे ही आपने कहानी सुनी है द हेयर एंड द टॉर्टोइस की, या आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी है जो पूरे देश में जानी जाती हैं. बेसिकली इन फोकलोर्स को इस्तेमाल किया गया ताकि दोबारा से रिवाइव किया जा सके हिंदुस्तान को. 19th सेंचुरी आने तक बहुत सारी फोक टेल्स को रिकॉर्ड किया नेशनलिस्ट लीडर्स ने, जिसमें उन्होंने इन कहानियों को, इन गीतों को कलेक्ट किया विलेजर्स से, बार्ड्स यानी बंजारे. फोक सॉन्ग्स को उन्होंने यूज किया, और आत्म कहानियां, लिजेंड्स, महाभारत इज अ लेजेंड्स के रूप में इस्तेमाल किया. इससे इन्हें क्या मिला? दे गेट अ पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर.
दो लोगों का नाम इसमें भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। फर्स्ट नेम इज रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बहुत सारे बैलेट्स, बहुत सारी नर्सरी राइम्स और छोटी छोटी कहानियों को इकट्ठा किया और बुक्स में प्रिंट किया। दूसरा नाम आता है नेतासा शास्त्री। ठीक है, इन्होंने 4 वॉल्यूम्स किताब की पब्लिश की हैं तमिल फोक टेल्स के नाम से, जिसका नाम है द फोकलेयर ऑफ सदर्न इंडिया। इसके बारे में ये एक लाइन है जो आप याद रखेंगे कि माना जाता है कि ये एक राष्ट्रीय लिटरेचर है जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, ट्रस्टवर्दी है, हमारे देश की सोच का और हमारे देश के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स का। क्लियर? तीसरा फैक्टर हमारे लिए जो आता है बेटा, वो आता है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जब तक 19th सेंचुरी का अंत हुआ, पहले हिंदुस्तान को ये माना जाता था कि दे आर प्रिमिटिव, हिंदुस्तानी पिछड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी सैवेज हैं, हिंदुस्तानी वाइल्डर लाइफ जीते हैं, हिंदुस्तानियों के पास कोई नॉलेज ही नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर दोबारा से हमारे लीडर्स ने प्रोसेस शुरू किया कि वो हिंदुस्तान में दोबारा से प्राइड डाल सकें। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानियों ने, इंडियंस ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, लॉ, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, मैथ्स, फिजिक्स, कल्चर, मेडिसिन एंड सो मेनी थिंग्स। इतना ही नहीं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और अलग से टॉपिक जो आता है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप इसे ध्यान से करेंगे, वो हमारे लिए आता है स्वराज्य फ्लैग। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी 1905 में, तो सबसे पहले हम बंगाल के अंदर ट्राई कलर तिरंगा फहराया गया, लेकिन इसके कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड येलो। इसके अंदर 8 लोटस कमल के फूल भी बने हुए थे जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को हाईलाइट करते थे। इसके अंदर क्रिसेंट मून भी था, आधा चंद्रमा था, जो कि पवित्र माना जाता है हिंदूज के लिए भी और मुस्लिम के लिए। तो ये क्रिसेंट मून शो करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस इज स्वराज्य फ्लैग। 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, तो गांधी जी ने भी डिजाइन किया एक स्वराज्य फ्लैग। ये भी तिरंगा था, इसके भी ट्राई कलर्स थे, लेकिन वो कलर्स हो गए रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। पहले कौन से कलर्स हैं? रेड, ग्रीन एंड येलो। अब कौन से कलर्स आ गए? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। इसके अंदर एक स्पिनिंग व्हील डाला गया जो सिंबल था सेल्फ हेल्प का, आत्म रक्षा का, आत्मसम्मान का। इस फ्लैग को तिरछा उठाया जाने लगा, एलॉफ्ट। इस फ्लैग को एलॉफ्ट उठाया जाने लगा, लहराया जाने लगा मार्चिस के दौरान और प्रोटेस्ट के दौरान। धीरे धीरे ये बन गया सिंबल ऑफ डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब हम तुम्हारी बात मानने से इनकार करते हैं। जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो हमारी 4 चीजें हैं। इमेज ऑफ भारत माता नंबर 1, नंबर 2 हमारे लिए आता है फोकलोर एंड फोक टेल्स। तीसरा हमारे लिए आता है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। चौथा हमारे लिए आता है स्वराज्य फ्लैग। ये पूरा यूनिट 4 है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी रीडिंग बहुत ध्यान से करिएगा। Thank you guys. We have finished our chapter Nationalism in India.